नमस्कार साथियों। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स का अपन लेक्चर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में अपन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन 8 लेक्चर जो है डिस्कस कर चुके हैं। ट्रस्ट का हमने फाइनली 3 पार्टों में कवर किया है। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा, उसमें अपन पूरा इसको फुली फिनिश करेंगे। ठीक है। सबसे पहले अपन इसको बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो उनको समझ लेते हैं एक एक बार। ठीक है, क्या है क्या नहीं है इस मेथड में। तो दिस मेथड वाज गिवन बाय जीए मैने, ये जीए मैने ने दिया था। ये मेथड स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड सूटेबल कब है? जब डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी लेस देन डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। अब इसमें क्या है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो अपने कम मिलते हैं, इस वजह से अपन इसको स्टिफनेस मेथड है, इसी वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से स्लोप डिफ्लेक्शन डिग्री ऑफ फ्रीडम कम है, इस वजह से अपन के लिए अननोन कम है, इस वजह से अपन काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की वजह से अपन इसको प्रीफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि कम है, कम मिल रही है तो अननोन कम है, इस वजह से स्लो डिफ्लेक्शन मेथड क्या है, डिस्प्लेसमेंट मेथड है। ठीक है, उसके बाद एक्सियल डिस्प्लेसमेंट इज नेग्लेक्ट ओनली बेंडिंग मूवमेंट डिफॉर्मेशन इज कंसीडर। एक्सियल डिस्प्लेसमेंट इसमें कंसीडर ही नहीं करते, नेग्लेक्ट करके चलते हैं, केवल बेंडिंग डिफॉर्मेशन लेते हैं, जो कि किसकी वजह से आता है, लोडिंग की वजह से। ठीक है, उसके बाद जॉइंट डिस्प्लेसमेंट इज आर अननोन। मैंने बोला था क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट मेथड है, जिसकी वजह से इसमें अननोन क्या रहेंगे, थीटा और डेल्टा। एक है डिस्प्लेसमेंट थीटा, और थीटा क्या है, रोटेशन। ठीक है, उसके बाद इसमें जॉइंट आर कंसिडर रिजिड। इसमें हर जॉइंट को अपन को कंसिडर करके चलना है कि ये रिजिड है। अगर हमने रिजिड की अगर पिन मानते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें केवल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, या तो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जो मैंने इंडिटरमिनेसी में डिस्कस भी किया था। इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हर पॉइंट पे मूवमेंट जो होगा जीरो होगा। अगर रिजिड जॉइंट कंसिडर करते हैं तो जिसकी वजह से डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और रोटेशन तीनों अपन कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, प्रोसीजर क्या है, कैसे क्वेश्चनों को डील करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे, तो स्टेप देख लेते हैं उसके। सबसे पहले अपन फिक्स एंड मूवमेंट्स यानी का कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद अपन स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन निकालेंगे, किसकी, मूवमेंट एंड मूवमेंट के टर्म में। ठीक है, उसके बाद अपन इक्विलिब्रियम इक्वेशन निकालेंगे इंडिविजुअल जॉइंट पे, हर जॉइंट पे, इंडिविजुअल जॉइंट्स पे अपन इक्विलिब्रियम करने इक्वेशन जो है कैलकुलेट करेंगे, वो अपन देखेंगे आगे क्वेश्चंस में। ठीक है, सब्स्टिट्यूट द रोटेशन एंड डिस्प्लेसमेंट वैल्यू बैक टू इनटू द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन एंड सॉल्व द एंड मूवमेंट। अब क्या करेंगे, जो थीटा और अपने लिए डेल्टा जो अचीव हुआ है उसकी वैल्यू को अपन पुट करेंगे किसमें, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस में, जिसकी वजह से अपन फाइनल मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सिंपल। सबसे पहले इसके स्टेप समझ लेते हैं क्या क्या है। फिक्स एंड मूवमेंट क्या होते हैं? फिक्स एंड मूवमेंट, इन सपोर्ट्स को अपन फिक्स मान के अपन को कैलकुलेट करते हैं। फिक्स एंड मूवमेंट क्या है, जैसे पी का है, जैसे लोडिंग लग रही है पी पॉइंट, पी की मिड सेंटर पे, तो इसके फिक्स एंड मूवमेंट क्या है, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ एम बार, एफ ए बी से कर लो या ए बी सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया पी एल बाई 8। पी लोडिंग है तो पी एल बाई 8, ये डायरेक्टली अपन को रटने कैलकुलेट करेंगे तो अपन को बहुत बहुत टाइम लग जाएगा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। ठीक है, इसलिए आपको ये रटने ही पड़ेंगे, जितना हो सके इनको रट लो, क्योंकि मेन तो 2 या 3 ही आते हैं, बाकी जो अपन सारे हैं वो अपने ज्यादा काम के नहीं है। मेनली है जो 3 है जो सबसे ज्यादा इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट ये वाला पॉइंट लोड, सेकंड ए बी वाला, थर्ड जो है अपन का यूडीएल, ये मेनली यही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज साइन है। अब देखो कैसे एंटी क्लॉकवाइज अपन ने ये लिया है, किस तरह से इनकी डायरेक्शन शो होती है। जैसे ये देखो P का, अब ये इस ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में मूवमेंट किस डायरेक्शन में देगा, इस डायरेक्शन में, तो रजिस्टिंग मूवमेंट क्या होगा इसका, इस डायरेक्शन में, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से अगर P का V के रिस्पेक्ट में देखें तो ये मूवमेंट किस डायरेक्शन में देगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो रजिस्टिंग मूवमेंट क्या होगा इस पे, क्लॉकवाइज। तो इस वजह से अपन देख सकते हैं MBA तो क्या है, क्लॉकवाइज है तो PL/8, ए बी है तो पी एल बाई 8 माइनस का, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। इस तरह से अपन अपन जो जितने भी फोर्सेस हैं इस पे लगे हुए हैं उसकी डायरेक्शन अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से सभी के जैसे पी ए बी का क्या हो जाएगा, पी ए बी स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर। ठीक है, एम बी ए का क्या हो जाएगा, पी ए स्क्वायर बी अपॉन में एल स्क्वायर। इसी तरह से अपन सारे वैल्यू जो है कैलकुलेट, अगर लोडिंग अगर 2 डब्ल्यू आ जाए एक ही स्पान के अंदर, तो देखो उनको कैसे कैलकुलेट करना है। मान के चलो L/3 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 स्पान पे 3 स्पान है इसमें, तो इसको या तो ऐसे निकाल लो कि जैसे ए और बी मान, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर, प्लस सेकंड वाला पी तक है तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो पी फिर ए की वैल्यू क्या है 2L/3
इंटू बी की वैल्यू क्या है L/3 का स्क्वायर डिवाइड बाय L स्क्वायर। यहाँ आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को रट लो, इससे क्या है जो भी स्पान का अगर 4 भी लोडिंग आए या 3 भी लोडिंग आए डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? WL/12 n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n। अब इसमें स्पान देखो कितने हैं, n की वैल्यू कितनी है 1 2 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 3। डायरेक्टली इसमें जो वैल्यू आएगी फाइनल WL/12 से मल्टीप्लाई करने के वो डायरेक्टली अपन के लिए MAB की वैल्यू दे देगा और MBA की भी वैल्यू दे देगा। ठीक है, बस फर्क क्या रहेगा, एक इसमें माइनस एंटी क्लॉकवाइज की वजह से और क्लॉकवाइज की वजह से पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह से UDL का क्या होगा WL²/12 और इसी तरह से नेगेटिव पॉजिटिव। इसका क्या होगा अगर हाफ UDL है स्पान पे तो -11/192 WL²। ठीक है, पॉजिटिव में 5/192। अगर मूवमेंट आ जाए अगर स्पान में L/2 पे तो MAB MBA, अब ये क्लॉकवाइज है तो दोनों की तरफ M0/4 आएगा। ठीक है, ये अब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का कुछ रोल नहीं रहा क्योंकि इसमें मूवमेंट जो कैलकुलेट करते हैं अपन फिक्सन मूवमेंट वो M0/4 पॉजिटिव ही आएगा, चाहे आप A पर लो चाहे आप B पर लो। ठीक है, उसके बाद अगर ट्रायंगुलर लोड है तो इसमें क्या होगा 5/96 WL²/12 क्योंकि सिमेट्रिक है तो सेम ही दूसरी साइड आएगा पॉजिटिव में। इसके बाद ट्रायंगुलर लोड में अगर W लोडिंग जो है सपोर्ट पर है तो इसकी वजह से वैल्यू WL²/30 AB पे, AB के रिस्पेक्ट में और BA के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में कितने आ गए WL²/20। अगर M नॉट लोड A और B स्पान पे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे A पे निकाल रहे हैं MAB के रिस्पेक्ट में तो M नॉट B 3A माइनस L अपॉन में L² A ग्रेटर देन L/3। ठीक है, इसी तरह से B पे निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। इसमें एक शर्त है कि A ग्रेटर देन L/3, अगर ये नहीं होता है तो क्या होगा, ये वैल्यू पूरी टोटल 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर अपन डेल्टा सेटल हो जाए, अगर एक सपोर्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे सपोर्ट, जैसे डेल्टा सपोर्ट हो गया B, तो इसमें मूवमेंट क्या आएगा एंटी क्लॉकवाइज रेस्ट करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से MAB MBA कितना हो जाएगा -6EI डेल्टा अपॉन में L²। ठीक है, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज इसलिए नेगेटिव ले लिया। इसी तरह से ये ट्रायंगुलर लोड है, इसकी वजह से ये वैल्यू कैलकुलेट करें। अब साइन कन्वेंशन क्या है मैंने बताया भी था, पॉजिटिव वैल्यू है क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अपन स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन कैसे बना सॉल्व करते हैं। जैसे अब मैं इसमें डेरिवेशन है इसका सिंपल है। ठीक है, जैसे फिक्स, ये फिक्स मैंने ये बीम है। ठीक है, इसमें फिक्सन मूवमेंट है जैसे MFBA MFAB। ठीक है, दोनों को हो गया। उसके बाद मैंने एक मूवमेंट लगाया इस पे, ठीक है, A पॉइंट पे, तो इसकी वजह से रोटेशन आया थीटा। तो यहाँ से अपन थीटा ए कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा ML/4E। ठीक है, तो इसी तरह से MA की वैल्यू क्या आ गई, 4EI अपॉन थीटा अपॉन में L। तो इसका जो कैरी ओवर फैक्टर है वो कहाँ हो जाएगा, दूसरी सपोर्ट पे ट्रांसफर होगा, वो कितना हो जाएगा M/2। ये अपन मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे किस तरह से ये वैल्यू आती है। तो अभी के लिए जान लो MB की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ इसकी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको रोटेशन जो है अब B पे अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो थीटा भी आएगा, तो यहाँ पे मूवमेंट M, तो यहाँ पे M/2, तो यहाँ पे 4EI थीटा B अपॉन में L। ठीक है, यहाँ पर 2EI। अब तीनों को अब एक सेटलमेंट का केस हो सकता है, मान के चलो B जो है सेटल हो जाता है डेल्टा, तो इसकी वजह से मूवमेंट क्या आएगा 6EI डेल्टा अपॉन L² और 6EI डेल्टा अपॉन में L²। अब एंटी क्लॉकवाइज है तो अपन इसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या क्या आया, अपने ए सपोर्ट पे देख रहे हैं। सबसे पहले MFAB, उसके बाद मूवमेंट ए पे तो 4EI थीटा अपॉन में L, 4EI थीटा अपॉन में L। ठीक है, पॉजिटिव। उसके बाद 2EI थीटा B अपॉन में L प्लस 2EI थीटा B अपॉन में L। उसके बाद मूवमेंट जो है 6EI डेल्टा अपॉन, अब एंटी क्लॉकवाइज इसलिए इस वजह से ये नेगेटिव ले लिया है। ठीक है, इस तरह से अपन दूसरी वैल्यू, फाइनल वैल्यू जो आती है MFAB फिक्सन मूवमेंट प्लस 2EI L अपॉन में 2 थीटा ए प्लस 2 थीटा B प्लस थीटा B माइनस 3 डेल्टा बाई L। इसी तरह से MBA क्या आ जाएगी, रिस्पेक्ट बस क्या हो जाएगा, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ 2 थीटा B, यहाँ थीटा ए यहाँ थीटा B। ठीक है, डेल्टा ए सेम है, बाकी सारे वो वैल्यू सेम है। अब अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसमें आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल केस है, कंटिन्यूअस बीम है, एक स्पान ए बी है और दूसरा स्पान बी सी है। तो सबसे पहले अपन को कैसे डील करना है, फिक्सन मूवमेंट कैलकुलेट करना है। फिक्सन मूवमेंट क्या होगा WL/8 क्योंकि फिक्स पे क्या है सिमेट्रिक सेक्शन है। ठीक है, पॉइंट लोड का WL/8 हो जाएगा। यहाँ से W कितना है 60, L कितना है स्पान 6 अपॉन बाई 8 माइनस 45। सिमिलरली ये 45 हो जाएगा पॉजिटिव में। उसके बाद इसका निकालेंगे BC का, माइनस के WL² बाई सॉरी वो 8 लिख गया यहाँ पे, गलत है, 12 है। ठीक है, तो माइनस के 10 इंटू 6² बाई 12 और 10 इंटू 6² बाई 12, तो 30 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन अपन ने ड्राइव भी की थी ऊपर, तो MFAB 2EI L अपन, अब ए बी के रिस्पेक्ट में निकालना है तो पहले 2 थीटा है यहाँ का आएगा, फिर उसके बाद 2 प्लस थीटा भी सेकंड वाले का आएगा, तो 2 थीटा है प्लस थीटा भी माइनस 3 डेल्टा बाई L। कोई सेटलमेंट नहीं है तो डेल्टा 0 होगा। ठीक है,
थीटा ए यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट में ना डिस्प्लेसमेंट आ सकता है ना अपन का रोटेशन आ सकता है, तो क्या होगा थीटा ए भी 0 होगा, तो ओनली क्या बचा थीटा बी। इसी तरह से एम ए बी की निकाल दी, अब एम बी ए के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो एम बी ए के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो एफ एम एफ बी ए फिक्सन मूवमेंट प्लस 2 आई अपॉन एल 2 थीटा बी प्लस थीटा बी थीटा ए माइनस 3 डेल्टा बाई एल। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट फार एंड क्या होगा, इसमें थीटा ए लेंगे माइनस के 3 डेल्टा बाई एल। अब थीटा ए 0 है, मैंने बताया था, डेल्टा भी 0 तो 2 थीटा भी आ जाएगा। इसी तरह से अपन जो सारी वैल्यू हैं एम बी सी की और एम सी बी की कैलकुलेट कर सकते हैं सिमिलर इसी तरह से। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होंगी, जॉइंट पे निकालेंगे। जॉइंट के लिए अब जैसे बी पॉइंट पे, अब मुझे बी पॉइंट को इक्विलिब्रियम बनाना है, तो एम बी ए के मूवमेंट और एम बी सी के मूवमेंट ये दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो डायरेक्टली क्या होना चाहिए, 0 के बराबर, तभी तो इक्विलिब्रियम बैलेंस होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड मूवमेंट और राइट साइड मूवमेंट अगर इक्वल होंगे तभी जो है अपन का बैलेंस होगा, ठीक है। तो अपन ने अब क्या कर दिया है इसमें, सारी वैल्यू जो भी एम बी एम बी सी दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद एम बी ए, अब देखो एम बी ए की इक्वेशन कहाँ से लिया अपन ने, ये वाली वैल्यू लिया है, देखो जो ये दिख रही है 45 प्लस 2 आई 6 अपॉन 2 थीटा बी, ठीक है, एम बी ए। अब प्लस एम बी सी की वैल्यू ये आ रही, तो दोनों वैल्यू को पुट करके यहाँ से इसको सॉल्व करने पे थीटा बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ये अपन का अननोन आ गया थीटा बी। अब थीटा बी की जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इनको फाइनल एंड मूवमेंट जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन है उनमें पुट करेंगे, एम बी एम बी सी एम सी बी। तो यहाँ से थीटा बी की वैल्यू, इसमें थीटा बी अननोन है ओनली, तो थीटा बी की वैल्यू पुट करके सारे मूवमेंट्स अब जो अपन कैलकुलेट कर देंगे। जैसे पहले का आया -48.75, सेकंड का आया 37.5 माइनस, अब देखो एम बी ए और बी सी दोनों का मूवमेंट निकाला, अब इन दोनों को ऐड करने पे अपन की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो ये कंडीशन सही है। अगर ये वैल्यू 0 नहीं आती, इसका मतलब अपन ने क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक की है, ठीक है। तो इसकी वजह से, अब इसकी वजह से ये एम सी बी कितना आ गया, पॉजिटिव का। अब देखो इनको कैलकुलेट, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है इनका कैसे बनता है, इसका बहुत डाउट आता है, ठीक है। इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जैसे सबसे पहले वैल्यू जो है अपन के माइनस के 48.75, ठीक है, तो माइनस का है। अब जैसे मेरा ये पॉइंट है बी वाला, ठीक है, ये मैंने मान लिया, और ये पॉइंट है मेरा ए। अब ए पे वैल्यू है एम ए बी पे 48.75 नेगेटिव का, तो नेगेटिव का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। अब ये बी के रिस्पेक्ट में ए किधर घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये है, तो अपन को जो डायग्राम बनाना है वो टेंशन। अब देखो नीचे की साइड इधर आएगा कंप्रेशन, ठीक है, ऊपर की साइड आएगा यहाँ पे टेंशन, ठीक है। तो अपन को डायग्राम टेंशन बनाना है, ठीक है, तो टेंशन में ऊपर आ जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे बी पे देखो, बी पे वैल्यू जो थी 37.5 है, ये किसकी थी, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। अब ए के रिस्पेक्ट में बी को देखो, पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज, अब बी ए के रिस्पेक्ट में बी को देखेंगे क्लॉकवाइज, इस तरह से जाएगा क्लॉकवाइज। अब देखो इसमें टेंशन कहाँ है, ऊपर की साइड, तो डायग्राम कहाँ बन जाएगा, ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू जो है बी सी की इसकी कितनी है, एम बी सी की 37.5 नेगेटिव, नेगेटिव है, तो अब दूसरे फार एंड पे जाएंगे डी पॉइंट पे। अब इसको देखेंगे नेगेटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो इसको, एंटी क्लॉकवाइज होगा। टेंशन कहाँ है, ऊपर की साइड, इसलिए ऊपर बन गया। अब यहाँ पे आ गए, इस पॉइंट पे क्या है 26.5 पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज घुमा दो, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, क्लॉकवाइज, तो टेंशन कहाँ पे, ऊपर। इस तरह से डायग्राम क्या हो गया, ऊपर बन गया। अब ये सारी वैल्यू आ गई। अब अपन क्या बनेंगे, लोडिंग की वजह से डायग्राम बनाएंगे। लोडिंग की वजह से, जैसे इसमें पॉइंट लोड था, तो पॉइंट लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट आपने पढ़ा होगा WL/4 होगा, तो WL/4 से कैलकुलेट करेंगे 90 आ गया। इसकी वजह से और यूडीएल की वजह से क्या होगा, WL²/8, तो ये 45 आ गया, ठीक है, यहाँ 45 आ गया। अब ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कैसे, ये कैसे पता चला, देखो डायग्राम में देखो कैसे पता चलता है। जैसे ये वैल्यू पहली आई थी मेरी एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव थी 48.7। अब ये क्या थी, अब देखो ये साइन देखो, अब आपने ये साइन कहीं देखा होगा, ठीक है, ये है हॉगिंग का साइन, ठीक है, हॉगिंग का साइन आ रहा है तो वैल्यू नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। इसमें भी देखो हॉगिंग का साइन है तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ठीक है। तो ये भी वैल्यू नेगेटिव, ठीक है, तो ये वैल्यू नेगेटिव। उसके बाद अपन ने जो फिक्स जो पॉइंट लोड, जो मूवमेंट पॉइंट लोड और यूडीएल की वजह से मूवमेंट बनाया है लोडिंग की वजह से, वो आया है पॉजिटिव। अब ये हो गया पॉजिटिव ऊपर वाला। अब पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये वाला तो क्या हो गया, कट हो गया यहाँ से टोटल, ठीक है, ये भी कट हो गया। अब जो हैचिंग लाइन वाला बचा है वो अपन का बेंडिंग मोमेंट रियल है। तो इस तरह से अपन इनको डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह का, लेकिन अब इसमें अपन एक ट्रिक देखेंगे जो आपको क्या है, क्वेश्चन में आपका टाइम बचाएगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये सिंपल केस है। अब देखो
इसमें क्या है, लास्ट वाला पॉइंट है वो हिंज है, ठीक है। अब हमें पता है कि हिंज पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो जीरो होता है, सी पॉइंट पे मोमेंट जीरो होगा। तो एम एफ में फिक्स एंड मोमेंट वो सेम ही निकलेंगे, WL/12 और WL²/8 इनमें आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन निकालेंगे एम एफ वी 2EI इसी तरह से। तो पहले देखो यहाँ पे थीटा ए जीरो होगा, यहाँ पे थीटा भी जीरो नहीं होगा पर, ठीक है। तो 2 θ प्लस थीटा बी माइनस 3 ΔY/L। अब कोई रोटेशन वगैरह नहीं आ सकता ए पॉइंट पे, तो थीटा ए जीरो ओनली थीटा भी बचेगा, डेल्टा कोई सेटलमेंट नहीं है तो डेल्टा भी नहीं लेंगे, तो इक्वेशन ए आ जाएगी। इसी तरह से एम बी ए पे निकाल लेंगे, ठीक है। अब अपन देखो एम बी सी में, जब एम बी सी केस में देखेंगे, इस स्पान में देखो अगर कभी भी अगर सिंपली सपोर्टेड जैसा केस आ जाए तो उस केस में जो इक्वेशन है वो रिचेंज हो जाती है। अगर हम करना चाहें एम बी सी और सी बी की सिमिलरली ऐसे निकाल सकते हैं डायरेक्टली, वो वैल्यू है वो आपकी ऑटोमेटिकली सी बी पे जीरो आ जाएगी। इसकी वजह से फिर हमें प्रॉब्लम क्या होगी, बी पे भी अपन को इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालनी पड़ेगी, सी पे भी इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा बड़ा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एम बी सी, तो स्लोप डिफ्लेक्शन की इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद ही इनको ये फॉर्मूला बनता है। जैसे अगर अगर इस तरह से स्पान हो तो एम बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम एफ बी सी माइनस के एम एफ सी बी अपॉन में 2 प्लस 3 अपॉन एल थीटा बी माइनस के डेल्टा बाई एल। तो इस वैल्यू को क्या करेंगे अपन, एम एफ बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के 12 अपन ने दे रखी है देखो। अब देखो वी सी है तो यहाँ पे भी एफ बी सी, तो इसके अपोजिट में इसका हाफ, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या चेंज आएगा, 3I/L आ जाएगा, वहां पे 2EI था। अब यहाँ पे थीटा बी है जिसके रिस्पेक्ट में निकालें से बी सी के रिस्पेक्ट में निकालें तो पहले कौन सा पड़ता है, थीटा, तो थीटा बी आ गया, ठीक है। डेल्टा बाई एल, ठीक है, जो सेम सिमिलर कैसे वहां 3 ΔY/L था। तो अब क्या करेंगे, एम एफ बी सी कितना जो वैल्यू है अपनी, फिर ये फिक्स एंड मूवमेंट है, फिक्स एंड मूवमेंट की वैल्यू अपन ने निकाली थी माइनस के 12 और इसकी पॉजिटिव 12, तो माइनस के 12 माइनस के एफ सी बी की -12/2 प्लस 3I एल की वैल्यू 8 स्पान है, ठीक है, प्लस थीटा बी। इस तरह से अपन में, अब इसमें क्या हुआ, अपन ने एक अननोन मिला है केवल थीटा भी, ठीक है। अब अपन को थीटा सी निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम उस इक्वेशन को वैसे ही नेग्लेक्ट कर देंगे। देखो कैसे, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालेंगे तो क्या होगा, अब देखो जॉइंट पे निकालेंगे। अब जॉइंट पे क्या है, एक एम बी ए और एम बी सी बन सकती है, एक बन सकती है एम सी बी, लेकिन हमारा इसी जॉइंट से अपन का काम चल जाएगा। देखो एम बी ए प्लस एम बी सी, इन दोनों वैल्यू को, एम बी की वैल्यू पुट कर देंगे 96 प्लस 3I थीटा बी अपॉन 6 और इसका एम बी सी की वैल्यू क्या है, ये पूरी, ठीक है। इसको पुट कर देंगे तो यहाँ से थीटा भी आ जाएगा माइनस के 144 डिवाइड बाई EI। अब इस वैल्यू को अपन एम बी और एमसीबी की वैल्यू में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से तीनों वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई। एमसीबी की वैल्यू को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि पता है वो मूवमेंट डायरेक्टली जीरो होगा, तो यहाँ से अपन ने इसका टाइम जो है अपने लिए सेव हो गया, ठीक है। तो डायरेक्टली अब वैल्यू कैसे, अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे निकालेंगे, जैसे माइनस के 108 है। अब देखो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब एम ए बी की बात कर रहा हूँ, एम ए बी कौन सा हो गया, ये वाला, तो एम ए बी है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा, आपके समझ आ जाएगा। जैसे ए बी, अब ए बी की वैल्यू जो है नेगेटिव है, पहले नेगेटिव का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से होगा, किसके रिस्पेक्ट में, वी के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज टेंशन कहाँ होगी, ऊपर की साइड, तो इसलिए जो डायग्राम है वो ऊपर चला गया, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट पे आ जाओ बी ए पे, तो बी ए के क्या है, अब बी ए का बी पे पॉइंट है और ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो कितनी वैल्यू है, 72 पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्लॉकवाइज। अब इसको क्लॉकवाइज घुमा दो, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज, तो टेंशन कहाँ है, ऊपर, तो ऊपर की साइड में ये बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट केस माइनस के 72 है, तो यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, किसके रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट, बी के रिस्पेक्ट में, तो इस वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। यहाँ पे जीरो ही है, ठीक है। अब वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा। यहाँ से डायरेक्टली अपन ड्रॉ कर सकते हैं फिक्सन मूवमेंट की। अब लोडिंग की वजह से ये WL²/12 हो जाएगा, WL²/8 हो जाएगा और ये WL/4। इस तरह से अपन वैल्यू कैलकुलेट, और नेगेटिव पॉजिटिव का मैंने बताया था, जैसे एंटी क्लॉकवाइज है, ऊपर टेंशन है, एंटी क्लॉकवाइज, ये बन कैसे रहा है, हॉगिंग, इस वजह से हॉगिंग, इसकी वजह से नेगेटिव है, ठीक है। ये भी इस यहाँ पे भी हॉगिंग है, इस वजह से नेगेटिव है। तो इस तरह से अपन जो बेंडिंग वन डायग्राम है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट केस है, ये है सेटलमेंट का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चनों में, मेंस के एग्जाम में, चाहे आप एसएससी जेई दे लो या आईएएस मेंस दे लो, कोई भी मेंस एग्जाम दोगे ऐसे तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कहा गया है कि बी सेटल हो रहा है केवल, ठीक है, वी वाला सेटल, ठीक है। और उसके बाद इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सबका अलग अलग है इस बार, ठीक है। तो सबसे पहले अपन फिक्सन मूवमेंट निकालेंगे, तो फिक्सन मूवमेंट कोई लोडिंग नहीं है, जिसकी फिक्सन मूवमेंट किसकी वजह से आता है, ओनली लोडिंग की वजह से, तो कोई लोडिंग नहीं है, इस वजह से जीरो। उसके बाद एम ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी, इसमें क्या है, अब इनर्शिया चेंज हो गया, अब 2EI अपॉन एल अपॉन 2 θ थीटा बी माइनस 3 ΔY। अब देखो थीटा ए तो जीरो है,
थीटा भी आएगा अपने लिए, ठीक है 3 डेल्टा। अब 5 mm सेटल हुआ है। अब इसमें देखो एक बार, अब मेरा 20 जैसे 5 mm यहाँ सेटल होता है तो क्या होगा, इस पर मूवमेंट जनरेट होंगे इस तरह के, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, 6 डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, 6 डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट होंगे, इसकी वजह से सी पे भी जनरेट होंगे, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। तो पहले एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अपन ने जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन ड्राइव की थी वो एंटी क्लॉकवाइज की वजह से की थी, तो इसका तो साइन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, अब बी 5 mm सेटल है तो 5 mm इसको मीटर में बदल दिया, 10⁻³ अपॉन में एल की वैल्यू 3, ठीक है। थीटा भी ले लिया, थीटा ये 0 है। अब 2 EI है, आई की जगह 2i रखा तो ये 4EI आ गया, ठीक है। एल स्पान कितना है, 3 मीटर है, इसलिए 3 मीटर। तो इसकी वजह से एम ए बी की वैल्यू आ गई, कैलकुलेट कर ली। इसी तरह से एम बी ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे अपन। अब 4EI अपॉन में 3 अपॉन 2 थीटा भी आ जाएगा यहाँ पे, 3 डेल्टा बाई एल, ठीक है। एम बी आ गया। अब एम बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसमें क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2.5 है, बस ये चेंज है। उसके बाद सिमिलर है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ही क्लॉकवाइज, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से डायरेक्शन चेंज, जो अपन ने स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन ड्राइव की थी वो सही साइन है, तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन इसमें क्या फर्क आ जाएगा, इसमें क्या हो गया, अब साइन हो गया और रिवर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, बस ये चेंज है, क्योंकि क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 mm जो आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। इसकी वजह से एमबीसी सेम ये होगा इसमें एमसीबी में, ठीक है। अब देखो इसमें हो जाएगा, अब बचा एमसीडी। अब इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सिमिलर केस है बिल्कुल। तो इसमें क्या है, डेल्टा जो होगा अपना 0 होगा, ठीक है। क्योंकि डिफॉर्मेशन क्या आ रहा है, अपन एम बीसी में जनरेट हो रहा है, सीबी में जनरेट हो रहा है, एम बीए में जनरेट हो रहा है, एम एबी में जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो अपन देख सकते हैं एमसीबी में क्या है, टू एमसीबी में तो यहाँ तक वैल्यू आ गई। अब अपन एमसीडी और एमडीसी की निकालेंगे। तो 2 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2.5 था, 2 थीटा सी, थीटा डी 0 है इसमें क्योंकि फिक्स सपोर्ट है डी पे, और 3 डेल्टा बाई है क्योंकि डिफॉर्मेशन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इस वजह से 0। तो इसी तरह से सारे इक्वेशन आए। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस निकालेंगे तो अपन जानते हैं इसमें 2 इक्विलिब्रियम कंडीशन अपन को मिल रही है, एम बी ए और एम बी सी, और इसमें एम सी बी और एम सी डी, सी और बी पे निकल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले एम बी ए प्लस एम बी सी की, इसकी सारी वैल्यू जो है अपन एंड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन पुट कर देंगे, यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी थीटा बी थीटा सी में ये वाली वैल्यू, ठीक है। उसके बाद एम सी पॉइंट पे क्या निकालेंगे, एम सी बी एम सी डी। इसी तरह से इनकी जो सॉल्व करेंगे इनको, तो ये इक्वेशन आ जाएगी एम सी डी। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ए और बी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से थीटा बी और थीटा सी, क्योंकि 2 अननोन है, आराम से सॉल्व हो सकते हैं कैलकुलेटर से। तो थीटा बी थीटा सी आ गया। अब यहाँ से फाइनल एंड मूवमेंट्स अपन पुट कर देंगे, किसमें, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, सारी वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब देखो इस केस में अब बेंडिंग मोमेंट थोड़ा आपको डिफरेंट लग रहा होगा, देखो ये आराम से बन जाएगा, कैसे बनाते देखो। सबसे पहली जो वैल्यू है एम ए बी की, ये वाली वैल्यू माइनस के 41.7। अब देखो ये क्या है, नेगेटिव है। अब यहाँ पे जाओ, बी पी पॉइंट पे चले जाओ और ए के रिस्पेक्ट में देखो, ए क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज तो साइन कैसा होगा, इस तरह से। तो टेंशन कहाँ है, अपर साइड में, इसलिए ऊपर बन गया, ठीक है। उसके बाद एम बी ए पे देखो, एम बी ए की वैल्यू क्या है, माइनस के 35 पॉइंट पे। अब माइनस का है तो अब ए के रिस्पेक्ट में बी को देखो, माइनस का है तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कहाँ जाएगा, अब इस बार जाएगा एंटी क्लॉकवाइज ऊपर, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से जाएगा। अब एंटी क्लॉकवाइज टेंशन कहाँ है, नीचे की साइड, तो अब डायग्राम बन गया नीचे इस तरह से 35 पॉइंट पे। अब ए बी और बी ए खत्म हो गया, अब बी सी पे चलते हैं। बी सी की वैल्यू क्या है, 35.5, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का मतलब है अब बी पे जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज। अब सी के रिस्पेक्ट में देखो क्लॉकवाइज कहाँ है, क्लॉकवाइज इस तरह से होगा, ठीक है। क्लॉकवाइज होगा तो टेंशन कहाँ है, इसके रिवर्स में, ठीक है, इस साइड में आ जाएगी टेंशन। तो यहाँ पे 35.5 ये वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद एम सी बी की वैल्यू कितनी है, एम सी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ गई 19.8, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव मतलब क्लॉकवाइज। अब बी के रिस्पेक्ट में देख लो क्लॉकवाइज कैसे जाएगा, इस तरह से। तो टेंशन कहाँ है, इसके अपर साइड में, तो ये आ गया, ठीक है, 19.8। उसके बाद इस 19.8 पे हम CD पे जाएंगे। CD पे देखो क्या वैल्यू है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से जाए, ठीक है। अब ये इसमें टेंशन कहाँ है, अपर साइड, इसलिए से ऊपर बन गया। उसके बाद MDC कितना है, 9.9। अब ये क्या नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके रिस्पेक्ट में देख लो ये क्या आ जाएगा, बी के सी के रिस्पेक्ट में डी को एंटी क्लॉकवाइज किस तरफ से जाएगा, इस तरफ से जाएगा, ठीक है। नहीं इस तरफ से नहीं है, इस तरफ से जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद इसमें टेंशन कहाँ है, नीचे की साइड, तो ये नीचे बन जाएगा इस तरह से। अपन अब मैंने बता दिया था, देखो ये हॉगिंग है तो ये नेगेटिव, ये सैगिंग है ये पॉजिटिव, ये सैगिंग है ये पॉजिटिव, ये हॉगिंग है नेगेटिव, ये हॉगिंग है नेगेटिव, ये सैगिंग है पॉजिटिव। इस तरह से अपन जो सारी वैल्यू हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन इस तरह से अपन ने सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें सिविल इंजेक्शंस को, और आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।
watching this video.